ठीक है, धन्यवाद। मैं सीधे ही विषय पर आता हूँ। आज करगिल युद्ध जो हुआ था उसके विजय का दिन भी है। उसको याद करते हुए, शहीदों को नमन करते हुए, तो देखिए, हिंदी के संबंध में तो बहुत सारे तथ्य हैं चौंकाने वाले। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो 20-25 मिनट का समय है, इसमें कुछ विशेष तथ्य ही बताऊं, ताकि जो बहुत कम लोग जानते हैं या फिर जिनमें लोगों को शक है या कुछ शंकाएं हैं, वो दूर हों। इसमें बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन चलिए आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हिंदी शब्द जो है वो कहाँ से आया। तो देखिए, इसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार लोग जैसे भारत शब्द को लेकर शंका में रहते हैं कि भारत शब्द कहाँ से आया, कि क्या ये शकुंतला पुत्र भरत थे या राम के भाई भरत थे। बल्कि ऐसा नहीं है, ये दोनों ही नहीं थे। इनके पहले भी सतयुग में ऋषभ देव के पुत्र भरत हुए थे, उनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। और चूंकि इसका दूसरा शाब्दिक अर्थ भी है, ऐसा देश जो विश्व का भरण पोषण कर सके, वह भारत है। वैसे ही हिंदी और जो हिंदुस्तान या हिंदू देश या हिंदू विचारधारा जो भी मानी गई है, वो अक्सर लोग कहते हैं कि ये सिंधु शब्द से आया है। लेकिन यह भी बात सही नहीं है। लोगों ने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग, उनका पर्शियनों ने सा का उच्चारण ह किया, इसलिए ये हिंदू हो गया। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि पहली बात यह है कि सारे के सारे सा उच्चारण अरबी या फारसी में हा नहीं हुए। और होते भी तो अभी बहुत सारे शब्द ऐसे प्रचलित हैं जो सा से उच्चारित होते हैं। तो सिंधु जो है, हिंदू जो है वो सिंधु से नहीं, बल्कि यह शब्द जो आया है वो इंदु से आया है। इंदु अर्थात चंद्रमा या मन। भारत के लोग बहुत भावुक लोग होते हैं, पहले भी थे। तो चंद्रमा जो मन है वो चंद्रमा जो है हमारे मन का प्रतीक है। तो मन से सोचने वाले लोग, मन से चलने वाले लोग, हिंदू देश के लोग हिंदू या हिंदू कहलाए। यहाँ पर ई का उच्चारण ह हो सकता है। इसका एक मैं अच्छा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि चीन के लोग आज भी हमको इंडिया या इंडियन नहीं कहते हैं, वे हमें इंदू और हिंदू ही कहते हैं। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक चित्र बहुत लोगों ने देखा था कि भारत ने जब चीन के बहुत सारे ऐप पर प्रतिबंध लगाया, तो वहाँ पे किसी होटल के सामने एक में लिखा था, तो उन्होंने हिंदू शब्द का ही प्रयोग किया था। तो उसका अर्थ आज के समय में जो हिंदू धर्म को लेकर जो कहा जाता है वो नहीं है, बल्कि भारतीयों को लेकर है। इसी तरह तमिल भाषा में भी आज भी भारत को इंदे कहते हैं, जो इंदू से ही आया है। इंडिया बाद में उसका बिगड़ा हुआ रूप है। हो सकता है आज की तारीख में कई तमिल भाषी लोग इंडिया कहने लगे हों, लेकिन मूल रूप से तमिल में हिंदी और इंदे ही शब्द प्रचलित है। फिर अगली बात है कि यदि ऐसा होता कि हमने सिंधु से हिंदू शब्द लिया होता, तो वो तो गलत उच्चारण से है, तो हम लोगों ने उसे ठीक कर लिया होता। तो क्या भारत देश मानसिक रूप से या वैचारिक रूप से इतना गरीब था कि दूसरे विदेशियों द्वारा दिए हुए गलत उच्चारण के नाम को अपने देश का नाम कर लेता? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करता। तो वहीं कहीं से जो हिंदू या हिंदू जो धारणा आई, वह बाद में भारत की भाषा, हिंद देश की भाषा के अनुसार हिंदवी कही गई। अब देखिए कि हिंदवी या हिंद या हिंदी कहाँ से आई। बहुत से लोग कहते हैं कि ये अपभ्रंश या अवहट्ट जहाँ से आरंभ हुई है, उस समय से हिंदी का हम आरंभ मान सकते हैं, और सही भी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, यह जो है अवहट्ट या अपभ्रंश अलग थी। लेकिन कोई भी भाषा एकदम से अ, अस्तित्व में नहीं आ जाती है कि आई और 5-10 साल में या 8 साल में वह बिल्कुल विकसित हो गई और बिना किसी परिवर्तन के लोगों के बीच प्रचलित हो गई। उसे
150, 200 साल, 300 साल, कभी कभी उससे भी अधिक लग ही जाते हैं। तो आप हम ये कह सकते हैं कि सरहपा या स्वयंभू ने जिस हिंदी का प्रयोग किया वही आरंभिक हिंदी थी। अ, सरहपा जो कि 8वीं शताब्दी के माने गए, और स्वयंभू जो 7वीं शताब्दी के माने गए, जिन्होंने पौम चरिव या पद्मचरित लिखा था, वहां से आप कह सकते हैं कि हिंदी आरंभ हुई। इसके बाद 13वीं शताब्दी में एक उल्लेख मैंने कहीं पढ़ा था, एक यूरोपीय यात्री भारत आया था, उसने अपनी डायरी में कहीं लिखा। और डायरी वो क्यों लिखता था ये भी बता दूं, कि वह यात्रा कर रहा था, और पहले ऐसे कोई बैंक तो होते नहीं थे कि लोग बैंकों में पैसे रख के आगे बढ़ें, यात्रा करें। तो कमाने के लिए वो क्या करता था, एक स्थान से सामान खरीदता था और यात्रा आगे बढ़ाता था और दूसरे स्थान में बेचता था। तो जो उसको पैसे मिलते थे उससे वो अपनी यात्रा जारी रखता था। ये हिसाब किताब रखने के लिए उसने अपनी एक डायरी रखी हुई थी। तो उस डायरी में उसने लिखा कि मुझे पर्शिया, आज जो ईरान है, पर्शिया से लेकर हिंद एशिया, जिसे आज हम इंडोनेशिया कहते हैं, पर्शिया से लेकर हिंद एशिया तक मुझे कहीं भी भाषा की कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि मुझे प्रत्येक स्थान पर हिंदवी बोलने वाले लोग मिल गए। तो आप इस बात से अनुमान लगाइए कि हिंदी उस समय ही कितनी विकसित हो चुकी थी। न केवल विकसित हो चुकी थी, बल्कि आज की तारीख में जो बृहत्तर भारत है, उसके भी बाहर ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक प्रचलित थी, और इतने बड़े भूभाग में हिंदी समझने वाले लोग थे। तभी तो उसने लिखा ना कि मुझे भाषा की कहीं कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि मुझे प्रत्येक स्थान पर हिंदवी बोलने वाले लोग मिल गए। अब ये जो अमीर खुसरो का समय था, ये भी जो 13वीं शताब्दी है, उसमें उसमें भी उन्होंने कहना चाहिए कि हिंदी के दो रूपों का प्रयोग किया। एक जिसमें कि फारसी और अरबी कुछ अधिक थे, और एक जो कि कहते हैं खड़ी बोली का आरंभिक रूप, जो या खड़ी बोली से प्रभावित जो हिंदी थी, अमीर खुसरो ने स्वयं उसका नाम हिंदवी दिया, ये रूप था। जैसे बहुत सारे आपको अमीर खुसरो के ये मिल जाएंगे, काव्य काव्य रचनाएं मिल जाएंगी, और साथ में आपको उन काव्य रचनाओं में आपको जो खड़ी बोली निष्ठ हिंदी मिलेगी, और साथ में जो फारसी निष्ठ हिंदी है वो भी मिलेगी। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध है कि जिहाल मिस्की मकुन तगल्लुफ, जिस पर एक आधुनिक गाना बनाया गया, जिहाल मिस्की मकम बरिंजिश, बेहाल हिजरा बेचारा दिल है, तुम्हारे दिल की है दिल की धड़कन, कुछ ऐसा है जो भी है। तो ये दो जो उनके रूप मिलते हैं अमीर खुसरो के, एक फारसी निष्ठ हिंदी और खड़ी बोली मिश्रित हिंदी, ये बाद में धीरे धीरे मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर और तुलसी के समय तक आते आते यह निश्चित हो गया कि भारत भारत में उस फारसी निष्ठ या अरबी निष्ठ हिंदी का उतना प्रचलन नहीं हो पाएगा। अतः जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब हिंदी पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, और उसमें साथ में कई अन्य बोलियों का प्रभाव भी चल रहा था, उस समय तक आते आते यह बात तय हो गई कि जो कोई भारतीय हिंदी जो है वही है, ना कि वह जो कि अमीर खुसरो ने अपने कुछ भागों में जो फारसी निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया था। अब आइए देखिए, एक और चौंकाने वाली बात है कि जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने जब अपना यहाँ शासन आरंभ किया, तो उन्हें लगा कि यहाँ के लोगों की भाषा उन्हें सीखनी चाहिए। वहाँ उस समय भारत में जब आईसीएस वगैरह आते थे या बहुत सारे ब्रिटिश प्रशासक आते थे, तो उनको यहाँ पर शासन करने में भाषा के माध्यम से जो मुश्किल होती थी, उन्होंने क्या किया, लंदन के पास एक हैली नाम का स्थान है, हैली में एक ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज की स्थापना की। वहाँ पर इस उन अंग्रेज प्रशासकों को हिंदी और हिंदुस्तानी सिखाई जाती थी। तो अंग्रेज तो व्यापारी थे, वे बिना किसी आवश्यकता के किसी इस तरह की चीज़ों में मेहनत नहीं करते या समय बर्बाद नहीं करते। यह सिद्ध करता है कि अंग्रेजों को उस समय अच्छे से समझ में आ गया था कि भारत में हिंदी के बिना शासन संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपना जो ईस्ट इंडिया कॉलेज था, वहाँ पर हिंदी
पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की। वहीं पर जो मोनियर विलियम्स जैसे विद्वान हुए जिन्होंने संस्कृत और हिंदी पर बहुत कार्य किया, वे वहाँ पढ़ाते थे। अब देखिए 1826 में उदंत मार्तंड कोलकाता से छपा। तो यहाँ दो बातें ध्यान देने की हैं। पहली बात तो कोलकाता से छपा और किसी अन्य जो आज का तथाकथित हिंदी बेल्ट कहा जाता है वहां से नहीं, बल्कि कोलकाता से। दूसरी बात, अगर छप रहा है कोई समाचार पत्र तो इसका मतलब है कि समाचार पत्र छापने वाले को उसके बिकने की भी पूरी आशा है। बिकेगा क्यों? तब जब जनता में मांग हो। मतलब 1826 तक जो कि आधुनिक हिंदी का प्रयोग हमें उदंत मार्तंड में देखने को मिलता है, तब अच्छा खासा एक पाठक वर्ग भारत में तैयार हो चुका था, तभी तो ने छपा, वरना छपता ही क्यों। अब धीरे धीरे इसके बाद भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या महर्षि दयानंद ने जो, और साथ में विवेकानंद जी ने भी देश भ्रमण किया और साथ साथ पूरे देश में हिंदी का जो प्रसार प्रचार किया, यह तो उल्लेखनीय है ही। 1893 में जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, उसने सरस्वती पत्रिका 1900 में जो छपना आरंभ हुई थी उसमें बहुत सहयोग दिया। और जो सरस्वती का जो संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो सौंपा गया, उन्होंने हिंदी का बहुत परिष्कार किया। तो आधुनिक युग में हिंदी को यदि कहा जाए कि अलंकृत किया किसी ने, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सरस्वती पत्रिका में जो लेख छपते थे वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कुशल संपादकन में आने के बाद, और कहना चाहिए परिशुद्ध होने के बाद या संस्कारित होने के बाद ही छपते थे। तो वहाँ से लोगों ने बहुत परिशुद्ध हिंदी सीखी और उसके बाद उसका हमें जो उत्थान है छायावादी कविताओं में देखने को मिला। अब आइए कुछ और चौंकाने वाले तथ्यों पर कि 1918 में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हुआ था, वहाँ पर गांधी जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया था हिंदी के लिए। और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए देश में दूत भेजे थे। उसी के अंतर्गत दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे जो भारत में राजनीतिक माहौल जो था या बन गया था, तो तब तक 1928 तक आप कह सकते हैं कि पूरे देश ने स्वीकार कर लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा राष्ट्रभाषा होगी। 1928 में जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई थी, उसने भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदुस्तानी को माना था, क्योंकि तब तक कोई पाकिस्तान बनने की बात नहीं थी। बाद में फिर यही बात जब कहना चाहिए कि 3 जून 1947 को पाकिस्तान बनने की घोषणा हो गई, तब जाके आधिकारिक रूप से भारत के संविधान निर्माताओं और विचारकों ने यह सोचा कि क्या अभी भी हिंदुस्तानी को ही भारत की स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाया जाना उचित है। तो यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा 14 जुलाई 1947 को संविधान निर्माण सभा की बैठक में अनायास ही श्री तत्कालीन सदस्य बालकृष्ण शर्मा जी और कालीन संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में अनायास से चर्चा हो गई। तो वहाँ पर हिंदी की चर्चा निकली। तो उन्होंने कहा, ये पहला उल्लेख मिलता है आपको लोकसभा की वेबसाइट में, ये सारे जो लिखित साक्ष्य हैं वो मिल जाएंगे। तो उस दिन अर्थात 14 जुलाई 1947 को बालकृष्ण जी ने कहा कि क्या अभी भी हम हिंदुस्तानी को ही भारत की राष्ट्रभाषा बनाए रखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। अब उनका कहने का अर्थ ये था कि अब पाकिस्तान अलग देश बनने की घोषणा हो चुकी है, तो अब क्यों ना हम हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करें। अब एक और चौंकाने वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि 14 सितंबर या 12-13-14 सितंबर 1949 को जो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, जो कार्रवाइयाँ हुई थी, उस कार्यवाही में हिंदी को राजभाषा बनाने को लेकर लंबी चौड़ी बहस हुई थी। यह बिल्कुल मिथ्या धारणा है।
जो मैंने अभी 14 जुलाई की आपको इसका उल्लेख किया, तो वहां पर कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं और विचारकों में यह बात बहुत अच्छे ढंग से आ चुकी थी कि अब हिंदी को ही राजभाषा बनाना है, और इसके लिए देश के जनमानस को और संविधान निर्माताओं को एक मत होने के लिए तैयार किया जाए। एक मत का अर्थ है मतलब सभी लोग उस मत से सहमत हों। एक मत का कई बार लोगों ने ऐसी भी व्याख्या कर दी कि हिंदी संविधान सभा में केवल एक मत से जीती थी। यह बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं था। तो 12 सितंबर 1949 तक एक कच्चा मसौदा बन चुका था, जिसमें यह सब कुछ स्पष्ट रूप से आ चुका था कि हिंदी देवनागरी लिपि की भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा होगी। हालांकि राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर बाद में बहस हुई है, लेकिन हिंदी तो तय हो चुकी थी, अंग्रेजी इसमें कहीं भी नहीं थी। यह अपने मन से बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिएगा कि संविधान निर्माण में कहीं पर भी अंग्रेजी की चर्चा हुई। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में ही हिंदुस्तानी को मान लिया गया था, अंग्रेजी तो कहीं थी नहीं। 1928 से लेकर 1947 तक लगभग 19-20 सालों में हिंदुस्तानी और हिंदी को लेकर चर्चा चलती रही। तो आखिर 14 सितंबर या 12-13-14 सितंबर को जो संविधान निर्माण में जो बहस हुई, तो वो क्या थी? वह केवल अंकों को लेकर थी। हिंदी के अंक, देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजभाषा होगी, यह तो तय हो ही चुका था। 12 सितंबर को जब शाम को 4 बजे मसौदा प्रस्तुत किया गया, जो लगभग वही है जैसा आज हम संविधान में हिंदी के बारे में पढ़ते हैं। तो जब 12 सितंबर को मसौदा तैयार हो चुका था, तो यह स्पष्ट है कि लोग सहमत थे ही। और 12 सितंबर के पहले जो संविधान सभा के कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने अलग से बाहर बैठकें की थी, और वहां उन्होंने ये बहस की थी कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा होगी भारत की, या उसके अंक कैसे होंगे, या उसे क्या नाम दिया जाएगा। वहां पर जरूर मतदान हुआ था, और उसमें निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट बहुमत से हिंदी को ही, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को ही कांग्रेस के सदस्यों ने, न कि संविधान सभा के सदस्यों ने, बाहर संविधान सभा की कार्यवाही के बाहर यह स्वीकार कर लिया था। तो 12 सितंबर, 12, 13, 14 सितंबर को जब बैठक हुई, जो कार्यवाही हुई संविधान सभा की, उसमें पूरी तरह से यह बहस हुई है कि देवनागरी लिपि में जो हिंदी भारत की भाषा होगी, उसके अंक क्या होंगे। अंकों के लिए कुछ सदस्यों का जोर था कि जो संस्कृत के अंक हैं, जो यथावत देवनागरी में हैं, अभी भी हैं कहना चाहिए, वे ही राष्ट्रभाषा या राजभाषा हिंदी के अंक हों। और दूसरा, कुछ लोगों का यह मत था कि देवनागरी के अंक जो कुछ संशोधित या परिवर्तित रूप में, अंतरराष्ट्रीय रूप में चलते हैं, जिन्हें लोग अंग्रेजी के अंक कहते हैं, मैं उन्हें अंग्रेजी के अंक नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो देवनागरी के ही अंक हैं। थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ये विश्व में प्रचलित हुए। तो विश्व को अंकों की देन है, भारत द्वारा अंकों की देन विश्व को है। ये जो 1 2 3 आप 1 2 3 जो लिख रहे हैं, ये देवनागरी के ही हैं, थोड़ा बहुत बदल गया। तो कुछ सदस्यों का यह अभिमत था कि क्या 1 2 3 वाले 1 2 3 रखने हैं, या मूल रूप से देवनागरी की जो 1 2 3 है वही रख। यही सारी कुछ बहस हुई है 12 तारीख की शाम 4 बजे से लेकर 14 सितंबर तक। आप लोकसभा की वेबसाइट में जाकर ये सब दस्तावेज देख सकते हैं। अंत में जो राजभाषा हिंदी को लेकर प्रस्ताव पास हुआ, वह करतल ध्वनियों के साथ और एक मत के साथ और पूरे के पूरे मतों के साथ पास हुआ था 14 सितंबर की शाम को, कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी की राजभाषा होगी। कहीं से भी एक भी कोई विरोध का स्वर नहीं था। दक्षिण भारत के नेताओं ने पूरी तरह से स्वीकार किया था, यह भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी ही होगी। हाँ, उन्होंने, दक्षिण के नेताओं ने जो प्रश्न उठाए थे, वह इसी बात को लेकर उठाए थे कि जो अंतरराष्ट्रीय रूप है अंकों का, वे प्रचलित हों, क्योंकि बहुत लगभग 25-30 साल से दक्षिण भारत के लोग बड़े परिश्रम से जो हिंदी सीख रहे थे, और उन्होंने जो मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया था कि हिंदी
भविष्य में भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा होगी, तो उस समय 25-30 साल से दक्षिण भारत के लोगों ने जो अंग्रेजी के 1 2 3 हैं, जो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, उन्हें पहले ही स्वीकार कर लिया था। तो उनका विरोध केवल इन्हीं अंकों को लेकर ही था, न कि भाषा को लेकर। तो इस बारे में कोई भ्रमित ना हो और अपने मन से ये शंका निकाल दें। फिर अंत में जब 14 सितंबर की शाम को जब यह ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हो गया कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की राजभाषा होगी और जिसके अंक भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होंगे, तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की कार्रवाई को संबोधित किया। उनके संबोधन में स्पष्ट है, आप देखिएगा, वो कहते हैं कि हमने इस छोटी सी बात को लेकर, इन अंकों की बात को लेकर व्यर्थ इतना समय बर्बाद किया। अंक हैं ही क्या, कुल 10, और उन 10 में से भी 3-4 अंक तो देवनागरी के ऐसे हैं जो देवनागरी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों से बहुत साम्य रखते हैं। तो यह क्या सिद्ध करता है कि सभा का अध्यक्ष कह रहा है कि हमने अंकों को लेकर व्यर्थ में इतना समय नष्ट किया, हमें बहुत जल्दी मान जाना चाहिए था। तो ये सब कुछ जो मसौदा तैयार हुआ और लोगों को एक ही विचार में सहमत होने के लिए जो प्रेरित किया था, जो मुंशी अयंगार फार्मूला था, यह मुंशी अयंगार फार्मूला हिंदी देवनागरी लिपि की छोटी छोटी बातों को लेकर था और साथ में अंकों को लेकर भी था, न कि अंग्रेजी और हिंदी को लेकर। यह बात कहीं इतिहास में नहीं है कि अंग्रेजी सर किसी रूप में। हाँ, आवाज आपकी कम आ रही है, आप समय भी तो आप थोड़ा शीघ्र कंक्लूड करते हुए थोड़ा आवाज स्पष्टता के साथ में 5 मिनट में अपनी बात कंक्लूड कर दें। अभी स्पष्ट है भाई? जी हाँ, पहले हाँ, बताइए। थोड़ी लाउड में कर दीजिए, अब कम हो गई है, आवाज आ रही है पर कम आ रही है, तो आप अच्छा, थोड़ा लाउड कर ठीक है। दें। तो यह किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए कि अंग्रेजी कभी किसी मुकाबले में हिंदी के थी भी, कहीं नहीं थी, पहले भी नहीं, और अंग्रेजों के समय में भी थी। अंग्रेजों ने अपनी तरफ से अंग्रेजी चलाई थी, वो उनका राज था। लेकिन जब यह स्पष्ट होने लग गया था कि अंग्रेज भारत से जाएंगे और भारत की राजभाषा राष्ट्रभाषा क्या होगी, तब से मैं उस समय से बात कर रहा हूँ। और वर्तमान में फिर संविधान में क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी की क्या स्थिति रही, यह मैं थोड़ा अन्य वक्ताओं पर भी छोड़ता हूँ। और खैर, बहुत सारे तथ्य हैं, समय अभाव के कारण मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ मेरा वक्तव्य यहीं समाप्त है। तो आप सबका धन्यवाद।